तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मामूली जंक्शन से लगभग 17 मील बसा है मेरा गांव जोगीगढ़। हमारे गांव की एक बात जो आपको सबसे अजीब लगेगी वो ये है कि रात के वक्त अगर गांव के घर किसी भी घर का दरवाजा खुला हुआ रह गया तो अगले दिन उस घर से अर्थी निकलती है। मतलब कि उस घर के परिवार में किसी न किसी की मौत हो जाती है। गांव वालों का मानना है कि इन रहस्यमय मौतों के पीछे कोई और नहीं बल्कि गांव की लाली दादी का हाथ है, जिसे कुछ गांव वाले चुड़ैल तो कुछ डायन कहकर पुकारते हैं। पर हैरानी वाली बात यह है कि आज तक गांव वालों ने लाली दादी को देखा ही नहीं, जबकि वो रहती गांव में ही है। लाली दादी का खौफ इस कदर है कि दिन के वक्त भी गांव वाले लाली दादी के घर के दरवाजे के सामने से भी गुजरने से कतराते हैं। वो क्या है कि गांव के कई लोग लाली दादी के घर के सामने से लापता हो गए थे, और जब कुछ लोग हिम्मत जुटा के लाली दादी से बात करने के लिए उसके घर गए तो फिर वो भी कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी भी किसी ने लाली दादी के दरवाजे पर कदम रखने की हिमाकत ही नहीं की, और तब से अब तक लाली दादी का डर सभी गांव वालों के जहन में बरकरार है। हालांकि मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जो कहानी हम लोग सुनते आ रहे थे उसमें जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसका दोषी गांव वालों ने लाली दादी को ठहराया हो। हालांकि मैं और मेरे गांव के दोस्त यार अक्सर लाली दादी के घर के पास से गुजरते थे, पर कभी भी हम में से किसी के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि एक बार लाली दादी का दरवाजा खटखटा दें। उल्टा हम लोग वहां से गुजरते वक्त खामोशी इख्तियार कर लेते थे और दबे पांव गुजर जाते थे। शायद बचपन से हमारे घर वालों ने जो हमारे दिमाग में लाली दादी को लेकर डर का बीज बोया था उसका ही नतीजा था कि अब 15 साल की उम्र होने पर भी उतना ही डरते हैं जितना 5 साल की उम्र में डरा करते थे। खैर, इन सब किस्से कहानियों और मौज मस्ती के साथ जिंदगी बीतती रही कि इसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मुझे ना चाहते हुए भी लाली दादी के घर का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मेरे सिर आन पड़ी थी, जिसके चलते मैं उस दहलीज पर खड़ा था जहां से अभी तक कोई वापस नहीं लौट पाया था। और क्या हुआ जब मैं लाली दादी से पहली बार मिला, तो आइए मैं आपको अपने जीवन का सबसे रोमांचक किस्सा बहुत ही अच्छे से सुनाता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम जीत है और अभी मेरी उम्र 35 साल की है, और ये घटना आज से करीबन 20 साल पहले घटी थी, जब मेरी उम्र महज 15 साल की थी। तो हुआ कुछ यूं था कि उस रोज मैं अपने चाचा को भदोही रेलवे स्टेशन छोड़ने गया हुआ था। उनकी ट्रेन यही कोई 7 बजे की थी। मैं चाचा को लेकर स्टेशन पर वक्त पर पहुंच तो गया था, पर स्टेशन पहुंचते पहुंचते मौसम ने करवट बदल ली थी। मतलब कि अब आसमान को गड़गड़ाते काले बादलों ने ढक लिया था। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी, और जब आसमान को घेरे बैठे काले गड़गड़ाते बादलों ने बरसाना शुरू किया तो फिर वो रुके ही नहीं। चाचा जी तो अपनी 7 बजे वाली ट्रेन से रवाना हो गए, पर मैं स्टेशन पर ही फंस गया था। समय बीतता रहा, पर बादलों के रुख में जरा सी भी नरमी नहीं आई। वो पूरे जोर शोर से बरसते ही जा रहे थे। एक वक्त के बाद तो मुझे भी लगने लगा कि आज की रात यहीं स्टेशन पर ही काली होगी। पर जब 10 बजे के करीब मूसलाधार बारिश बूंदाबांदी में बदली तो मैं फौरन ही बाइक लेकर घर के लिए निकल गया। पर जब मैं बाइक लेकर गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो मुझे ध्यान आया कि आगे ढलान पर तो अब तक पानी भर गया होगा। ऐसे में ढलान के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा, लिहाजन मैंने बाइक को गांव वाले बहियार वाले रास्ते की ओर ले लिया। गांव का ये रास्ता वैसे तो अब कोई दिन के वक्त भी नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि ये रास्ता उस बस बिट्टे से होके गुजरता था जहां रात को बच्चों के चीखने की, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं। गांव वालों का मानना है कि ये आवाजें गांव के उन बच्चों की हैं जिन्हें यहाँ पर दफन किया गया है। दरअसल जो बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं या फिर किसी बीमारी और दुर्घटना के चलते उनकी मौत हो जाती है, उन्हें गांव वाले यही बस बिट्टे की जमीन में दफन कर देते हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। खैर, मेरे मन में भी थोड़ी बेचैनी इसी बात को लेकर बनी हुई थी, और जैसे जैसे बस बिट्टा वाली जगह करीब आ रही थी तो मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और जैसे मेरे कानों में बच्चों की आवाज आई तो वैसे मेरे अंदर का डर मेरे पर हावी हो गया। डर के हावी होते ही मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी
पर वहां से जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में मैं ये भूल गया कि बारिश के चलते पूरा रास्ता गीला और फिसलनदार हो चुका है। और इसी भूल के चलते कुछ आगे जाते मेरी बाइक फिसल गई और मैं बाइक से बुरी तरह से नीचे गिर पड़ा। वो तो गनीमत थी कि मुझे गंभीर चोट नहीं आई और मैं फौरन ही उठा और अपने बाइक को उठाने के लिए बाइक की तरफ भागा। अभी मैं बाइक की तरफ भाग ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के दूसरी तरफ बस पिट्टे के बीच एक औरत पर गई, जिसके इर्द गिर्द बहुत से नन्हे बच्चे खेल रहे थे। वैसे तो उस रात के अंधेरे में मुझे उस औरत का चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो बच्चे जो उसके इर्द गिर्द खेल रहे थे उनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही थी। अभी मेरी नज़रें उनकी तरफ ही थी कि तभी उन बच्चों में से कुछ बच्चे मेरी ओर देखने लगे। उन्हें मुझे घूरता हुआ देखकर मैं थोड़ा सा सकपका गया और जब वो बच्चे मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगे तो मेरा दिल ही बैठ गया, क्योंकि मैं ये तो जानता ही था कि ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं। ऊपर से मुसीबत ये थी कि अब मेरा शरीर और दिमाग अलग अलग काम कर रहे थे। मसलन मेरा दिमाग वहाँ से भागने को कह रहा था, पर वहीं मेरा शरीर अब पत्थर की भांति जम सा गया था। इसी बीच वो औरत जो उन बच्चों के बीच बैठे उनके साथ खेल रही थी, अब वो अचानक उन बच्चों को पकड़ पकड़ कर जमीन में गाड़ने लगी और उन बच्चों की हंसी अब रोने और चीख में बदल गई। देखते ही देखते उस औरत ने एक एक करके सभी बच्चों को जमीन में गाड़ना शुरू कर दिया। जहां वो औरत बच्चों को जमीन में गाड़ने में लगी थी, तो वहीं दूसरी ओर वो सारे बच्चे अब डर के मारे उस औरत से दूर भागने में लगे थे। बच्चों को छितर बितर होता देख वो औरत आपा खो बैठी और अब बच्चों को जमीन में गाड़ने की जगह उन्हें अपने पैरों से कुचलने लगे। उस औरत की हैवानियत देखकर मेरी भी रूह कांप उठी। उस वक्त डर का आलम यह था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसरने लगा था और देखते ही देखते मैं वहीं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। मेरे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। मैं होश में आते ही उठा और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, पर जब मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसके चलते मुझे बाइक को धकेलते हुए ही घर तक लाना पड़ा। घर पहुंचते ही घर वाले जो मेरी चिंता में परेशान बैठे हुए थे मेरे को देखते ही भड़क उठे, पर मेरी दुर्दशा देखकर उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत से बचकर आया हूँ। फिर जब मैंने उन्हें बीती रात का सारा लेखा जोखा सुनाया तो अचानक ही उनके चेहरे पर सिकन आ गई। उनके चेहरे से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। खैर उस वक्त तो मैं नहाने चला गया, पर जैसे जैसे दिन ढलता गया मेरे घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई। जबकि मैं ठीक ठाक ही था, पर मेरे घर वालों के चेहरे पर सिकन जो की तो छाई हुई थी। फिर जब रात के 1 बजे तो अचानक ही मुझे खून की उल्टियां शुरू हो गई, जिसके चलते मैं बहुत ही घबरा गया। आनन फानन में मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मेरी खून की उल्टी पर कंट्रोल पा लिया, पर उन्हें अपनी जांच में खून की उल्टियों की वजह नहीं मिली, क्योंकि मेरी सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। फिर अगली सुबह मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई और मैं घर पर आ गया, पर अब मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। साथ ही अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं अपनी चारपाई पर आंखें मूंदे अपने आसपास जमा लोगों की बातें सुनने में लगा था, जो कह रहे थे कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। और जब रात को यही बात मेरे पिताजी ने रोते हुए कहा तो मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर जब मेरे पिताजी ने बताया कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि गांव की ही लाली दादी है, जिसका खौफ सालों से गांव वालों पर झोंका तो बना हुआ है। अब तक जो मैंने लाली दादी के बारे में सुना था वो वाकई सच था। मेरा मरना तो तय था ही, इसलिए मैंने एक फैसला लिया लाली दादी से मिलने का। वैसे तो पहले मेरे घर वाले मेरे इस बेतुके फैसले पर राजी नहीं हुए, पर जब मैंने ये कहकर उन्हें राजी कर लिया कि क्या पता लाली दादी मेरे को बकस दे, हालांकि इसकी गुंजाइश भी ना के बराबर ही थी, पर मरता क्या नहीं करता वाला हाल था मेरा। खैर घर वालों की रजामंदगी के बाद मैंने अपने दोस्तों को बुलवाया ताकि वो मुझे लाली दादी के घर के दहलीज तक छोड़ दे। हालांकि वो भी ऐसा करना नहीं चाहते थे,
पर वो मेरे जिद्दी स्वभाव से अच्छे से वाकिफ थे। लिहाजन उन्होंने मुझे लाली दादी की दहलीज पर छोड़ दिया और मुझे आखिरी बार गले लगाने के बाद मेरे दोस्त आंखों में आंसू लिए लौट गए और मैं उनके जाते ही लाली दादी को आवाज़ देने लगा। पर मेरे कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद भी लाली दादी की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। एक पल को तो मुझे लगा कि उस घर में कोई है ही नहीं, पर जब अचानक ही दरवाजा खुला और अंदर से मेरा नाम पुकारते हुए कहा, अंदर आ जाओ जीत। ये पुकार सुनते ही मैं उस घर में दाखिल हुआ और उस घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र चूल्हे के आग के पास बैठी एक औरत पर गई जो चूल्हे पर कुछ पका रही थी। अब उस औरत पर नज़र पड़ते ही मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लाली दादी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो औरत पीछे पलटी और मेरा नाम लेते हुए कहा, जीत बेटा, बिल्कुल ठीक समय पर आए हो, खाना बस तैयारी होने वाला है। जहां मुझे वो हाथ मुंह धोने के लिए कह रही थी तो वहीं मैं लाली दादी का चेहरा निहारे जा रहा था। दरअसल लाली दादी हमारे ही सोच से बिल्कुल परे थी। उसका गोरा रंग, लाल गाल, कमल जैसी आंखें, अगर कोई देखे तो देखता ही रह जाए, इतनी खूबसूरत थी लाली दादी। जबकि हमें यही लगता था कि लाली दादी बहुत ही डरावनी खड़ूस बुढ़िया होगी। अभी मेरी निगाहें लाली दादी पर ही ठहरी हुई थी कि तभी लाली दादी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नजर लगाने आया है क्या? चल हाथ मुंह धो के जल्दी आ। पता नहीं क्यों मैंने लाली दादी की बात मान ली और हाथ मुंह धो के खाने के लिए बैठ गया। मेरे बैठते ही लाली दादी ने गर्मा गर्म पूरी तरकारी परोस दी। लाली दादी मेरा ऐसे सत्कार कर रही थी मानो मैं उनका कोई खास अतिथि हूँ। लाली दादी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उनसे पूछा, लाली दादी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी जान लेना चाहती हैं? अभी मैंने इतना कहा ही था कि ना जाने कैसे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंखों से आंसू बहता देख लाली दादी मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम उस रात बस बिट्टे वाले रास्ते पर रुके ही क्यों? ना तुम वहां पर रुकते, ना उन मुर्दा बच्चों की तुम पर नजर पड़ती और ना ही तुम्हारी जान पर बनती। खैर अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है अपनी जान बचाने का। लाली दादी ने जैसे ये कहा कि अभी भी मेरे पास एक मौका है, वैसे ही मैं लाली दादी को बीच में ही टोकते बोला, कैसा मौका? जिस पर लाली दादी ने कहा कि तुम्हें उन मुर्दा बच्चों के साथ रात भर खेलना होगा। अगर वो तुम्हारे साथ खेलकर खुश हुए तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। अगर तुम उन बच्चों को खुश नहीं कर पाए तो वो बच्चे तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। दोस्तों, ये सुनते मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर उन मुर्दा बच्चों के बीच गया तो जिंदा तो हरगिज नहीं बचूंगा। लाली दादी भी मेरे अंतर्मन को भांप गई थी, इसलिए लाली दादी बोली, हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं होता, तो भी हिम्मत कर, सब ठीक होगा। लाली दादी से कुछ ही देर में अब ऐसा लगाव हो गया था कि मानो वो मेरे खुद की ही दादी हो, और इसी लगाव के चलते मैंने उनसे मदद मांगते हुए कहा, लाली दादी, अगर आप भी चलती मेरे साथ तो मेरा हौसला बना रहता। मैंने अभी लाली दादी से ये कहा ही था कि लाली दादी हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो उन बच्चों के साथ तुम्हें भी जमीन में गाड़ दूंगी, तो बोलो चलूं तुम्हारे साथ? दादी की इस बात पर मैं कुछ नहीं बोला। मुझे खामोश देख लाली दादी बोली, अब खाना खत्म करो, बाकी की बात बाद में करेंगे। फिर खाना खत्म करने के बाद जब मैं उठा तो लाली दादी बोली, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। जब लाली दादी ने ये कहा तो मेरे को बहुत ही तसल्ली मिली, पर मन के एक कोने में ये शंका तो थी ही। खैर इसके बाद लाली दादी और मेरे बीच बहुत सी बातें हुई, और इन बातों ही बातों में जब मैंने उनसे पूछा कि दादी, आपको ये गांव वाले डायन और चुड़ैल क्यों कहते हैं? तुम तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। लाली दादी मेरी इस बात पर मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरी भूख कम हो गई है, नहीं तो जवानी के दिनों में पूरा का पूरा गांव में ख़त्म कर देती थी। ना जाने कितने गांव उस दौरान मैंने वीरान कर दिए। लोग मेरे नाम से भी थर थर काँपते थे। जवानी के जोश में मैंने हद से ज़्यादा कोहराम मचाया, पर अब वो जोश नहीं बचा, इसलिए अब मैं इस घर के चार दीवार में बंद गई हूँ। कभी कभार जब अकेलापन काटने को दौड़ने लगता है तो मैं रात के अंधेरे में मुर्दा बच्चों के साथ खेलने निकल जाती हूँ। अभी लाली दादी अपनी जवानी के दिनों की यादें ताज़ा करने में लगी थी कि इसी बीच मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, लाली दादी, मैंने सुना है कि आज तक जो तुम्हारे घर में आया वो वापस नहीं लौटा, क्या तुमने उन्हें भी मार डाला? मेरे इस सवाल पर लाली दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर जाने लगी। अचानक ही लाली दादी के रुख में आए बदलाव से मैं इस सोच में पड़ गया कि कहीं मैंने कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। ये सवाल करके
अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी लाली दादी मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। उस कमरे में दाखिल होते ही मैंने देखा कि कमरे की दीवारों से बहुत से लोग चिपके खड़े हैं। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उन सभी की सांसें चल रही थी, पर इसके बावजूद भी वो जरा सा भी हिलडुल नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उनके कपड़े पर इस कदर धूल जमी थी कि मानो वो बरसों से हिले डुले ही ना हो। अभी मैं हैरानी भरी नजरों से उन लोगों को ही देख रहा था कि तभी लाली दादी ने कहा, वो जो उस कोने में कुर्सी पर बैठा आदमी दिख रहा है ना, तुम्हें पता है वो कौन है? लाली दादी के कहने पर जब मैंने उस ओर देखा तो मुझे कुर्सी पर बैठा हुआ कोई दिखा तो जरूर, पर मकड़ी के जालों और धूल के पर्दों ने उसे किसी मिट्टी की मूर्ति में बदल दिया था। इससे पहले मैं लाली दादी से उस कुर्सी वाले आदमी के बारे में पूछता कि तभी लाली दादी ने कहा, ये इसी गांव का दरोगा साहिब है। जैसे ही लाली दादी ने ये कहा कि ये दरोगा साहिब है, तो वैसे मुझे गांव वालों की वो बात याद आ गई जिसमें रुद्र किशोर नाम का दरोगा लाली दादी को हिरासत में लेने के लिए लाली दादी के घर में दाखिल हुआ था और फिर कभी वो बाहर ही नहीं आया। उन लोगों को देखकर ये तो साफ था कि लाली दादी ने किसी को मारा नहीं, पर आखिर इन्हें ऐसे कैद करके रखा क्यों है? जब ये सवाल मैंने लाली दादी से पूछा तो उन्होंने कहा, पहले तुम उन मुर्दा बच्चों से बचकर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगी। दोस्तों, इतना बोलकर लाली दादी ने मुझे अपने घर के बाहर छोड़ते हुए कहा, तुम पहले हो जो मेरे घर से बाहर जा रहे हो, पर याद रखना तुम्हें फिर से वापस आना है, पर अपनी मर्जी से। लाली दादी के घर से जिंदा बाहर आने के बाद अब बारी थी उन मुर्दा बच्चों के साथ खेलने की। वैसे तो मुझे इतना अंदाजा हो ही गया था कि उन मुर्दा बच्चों के साथ खेलने के बाद मैं सही सलामत लौट आऊंगा, क्योंकि मुझे लाली दादी की आंखों में मेरे लिए स्नेह दिखा था, जिसका साफ मतलब था कि वो मुझे मरने नहीं देगी। और जब मैं उस बस बिट्टे वाली जगह पर पहुंचा जहां वो बच्चे दफन थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है, क्योंकि वो सभी मुर्दे बच्चे शायद अभी भी जमीन के भीतर ही गहरी नींद में डूबे हुए थे। लिहाजन मैं वहीं पर खड़ा उनके जमीन के अंदर से आने का इंतजार करने लगा। अभी मैं वहीं पर खड़ा खड़ा उन मुर्दा बच्चों का जमीन से निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी मेरे कानों में लाली दादी की आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि लाली दादी वहां मौजूद ही नहीं थी। फिर जब मैंने लाली दादी की आवाज पर गौर किया तो पता चला कि लाली दादी मुझे ये बता रही है कि सबसे पहले मुझे उन जमीन में दफन बच्चों को खोदकर बाहर निकालना है, फिर एक गहरी सांस लेनी है और फिर वो सांस उस मुर्दा बच्चे के ऊपर तब तक छोड़ते रहना है जब तक कि वो मुर्दा बच्चा जिंदा ना हो जाए, और ना ही इस बीच दूसरी सांस लेनी है। दोस्तों, ये सुनते मैंने फौरन उस मुर्दा बच्चे को जमीन से खोदकर बाहर निकालना शुरू कर दिया। और फिर जब देखते ही देखते मैंने बहुत सारे मुर्दा बच्चों को खोदकर बाहर निकाल लिया, तो उन बच्चों को जमीन से बाहर निकालने के बाद अब बारी थी उन मुर्दा बच्चों में जान फूंकने की, जो कि सबसे मुश्किल काम था। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और उन मुर्दा बच्चों पर छोड़ दिया, पर उन मुर्दा बच्चों में जान ही नहीं लौटी। वहीं अब मेरा दम घुटने लगा था और ऊपर से मैं दोबारा सांस तक नहीं ले सकता था कि जब तक वो मुर्दा बच्चे एक बार में ही जिंदा नहीं हो जाते। कुछ सेकंड में मेरी सांस इस कदर घुट गई थी कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा पसरने लगा और देखते ही देखते मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मैं दोबारा होश में आया तो मैंने देखा कि वो सभी मुर्दा बच्चे जिंदा हो गए हैं और मेरे इर्द गिर्द खेल रहे हैं। फिर जैसे उन मुर्दा बच्चों ने देखा कि मैं होश में आ गया हूँ, तो वो सभी मेरे पास आने लगे और मेरे पास आते ही वो सारे बच्चे मेरे साथ खेलने में लग गए। कोई मेरे बाल खींचने लगा तो कोई मेरे को नोचने लगा। हद तो तब हो गई जब वो सारे बच्चे मिलकर मेरा गला घोटने लगे। पल भर में ही वो बच्चे इस कदर मेरे पर हावी हो गए कि अब मैं बेबस हो गया था। वो मुर्दा बच्चे मेरी रही सही सांसें भी हमेशा के लिए बंद करने वाले थे कि तभी एक बार फिर मुझे लाली दादी की आवाज मेरे कानों में गूंजी। इस बार लाली दादी ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि एक एक करके सभी मुर्दा बच्चों को दांत काटना शुरू कर दो। जैसे ही तुम उन्हें काटोगे तो वो तुमसे दूर भागने लगेंगे और यही सही मौका होगा उन पर काबू पाने का। उनके डर का फायदा उठाते हुए उसी वक्त तुम्हें उन बच्चों को पकड़कर फिर से जमीन में गाड़ देना है, वो भी सुबह होने से पहले ही। दोस्तों, इतना कहने के बाद लाली दादी की आवाज आनी बंद हो गई। लाली दादी के कहे अनुसार मैंने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उन मुर्दा बच्चों को काटना शुरू किया कि वो डर के मारे मुझसे दूर भागने लगे, पर मैं नहीं रुका। किसी पागल जानवर की तरह उन मुर्दा बच्चों पर टूट पड़ा
और फिर देखते ही देखते मैं उन तमाम मुर्दा बच्चों को काटने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया। उन मुर्दा बच्चों को जमीन में दफन करने के बाद मैंने गहरी सांस ली और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी मैं अपने घर की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे दांतों में कुछ फंसा हुआ है। खैर उस वक्त तो मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया, पर जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए, पर वो मेरे करीब नहीं आ रहे थे। और जब मैंने इसकी वजह पूछी तो मेरे घर वालों ने कहा, तुमसे बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही है। पर हैरान वाली बात तो ये थी कि मुझे वो दुर्गंध नहीं आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं उन मुर्दा बच्चों के बीच से होके आया हूँ, इसलिए मुझ में से ये दुर्गंध आ रही है। पर मेरे नहाने धोने के बाद भी मेरे से वो दुर्गंध आती ही रही। तो मेरे लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि मेरे इस दुर्गंध के चलते मेरे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव वालों का जीना दुश्वार हो गया था, जिसके चलते मुझे गांव छोड़ना पड़ा। पर मुझे जल्द ही ये एहसास हो गया कि मुझे एक बार फिर लाली दादी के दहलीज पर कदम रखना ही पड़ेगा। वैसे भी लाली दादी मुझे अपना कोई राज बताने वाली थी। तो दोस्तों, क्या हुआ जीत के साथ जब वो दोबारा लाली दादी के घर में दाखिल हुआ? आखिर लाली दादी के घर में लोग क्यों मूर्ति के भांति कैद है, और क्या जीत इस बार भी लाली दादी के घर से जिंदा लौट पाएगा? यही सब जानने के लिए देखना ना भूले लाली दादी का अंतिम भाग। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।